Okay, we were talking about Mahatma Gandhi national movement and revolutionary activities. तो गांधी जी के बारे में हमने बात की, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू की 1920 में। तो ये नेशनल मूवमेंट के सीन पे ये सब चल रहा था, लेकिन अब एक उसमें बात ये हो गई कि ये जो पहले रेवोल्यूशनरीज थे, जो हमने पूरा 19 फर्स्ट डेकेड के एंड में जो सारे उभर के आए थे कांग्रेस के स्प्लिट के बाद, तो ये अपनी एक्टिविटीज फिर भी चालू रखना चाहते थे। लेकिन गांधी जी को देख के, जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कॉल दिया, तो इन लोगों ने डिसाइड किया लेट्स गिव इट अ ट्राई। और उन्होंने सोचा कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि पीसफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट रहेगी और उसमें कोई वायलेंस इन्वॉल्व नहीं रहेगा, तो उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुई पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, मतलब काफ़ी जोश से, हर्षोल्लास से चल रही थी। तो चलते चलते अचानक एक एक घटना हुई चौरी चौरा में, जहाँ पर कुछ गांव वालों ने 22 पुलिस वालों को मार डाला था। एक्चुअली पुलिस ने गोली चलाई, उसमें एक किसान की मौत हो गई। तो वहाँ पर वहाँ के गांव वालों ने एजिटेट होके पुलिस थाने को ही आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। तो ये इंसिडेंट होते ही, ये मूवमेंट शुरू के होने के 1.5 साल बाद हुआ था। तो उन गांधी जी ने तुरंत वो मूवमेंट विड्रॉ कर ली। तो अब जैसी मूवमेंट विड्रॉ की, तो उससे सब नाराज हो गए कि अच्छी खासी मूवमेंट चल रही थी, एक छोटी सी घटना किसी रिमोट एरिया में हो गई, उसकी वजह से इतनी बड़ी मूवमेंट क्यों विड्रॉ की। तो गांधी जी का एक्चुअली कहना उसमें अलग था। गांधी जी के दो तीन रीजंस थे। गांधी जी का पहला रीजन तो ये था कि ऐसे तो मूवमेंट वॉयलेंट हो जाएगी, और मूवमेंट अगर ऐसे चौरी चौरा में एक जगह हुआ तो बाकी जगहों पर भी ऐसा हो सकता है, और ऐसा हुआ तो फिर ब्रिटिश तो अपनी फुल माइट यूज करेंगे एज लॉन्ग एज द एजिटेशन इज पीसफुल। द लेकिन जैसे ही तुमने वॉयलेंस की तरफ आ गए, तो वो तो 1 मिनट में मूवमेंट सप्रेस कर देंगे। उनके पास इतनी ह्यूज मैन पावर है, पुलिस के फॉर्म में या आर्मी, आर्म फोर्सेस के फॉर्म में, तो वो तो 1 मिनट में इसको सप्रेस कर देंगे। सो दैट इज वाई दे डिसाइडेड, गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द मूवमेंट। गांधी जी का एक और उसमें रीजन था कि गांधी न्यू इट वेरी वेल। नाउ दिस ही लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो 20 साल उन्होंने ढेर सारी मूवमेंट्स चलाई और एजिटेशंस किए, उससे उन्होंने एक चीज़ रियलाइज की थी गांधी जी ने, कि लोगों की जो सेक्रीफाइस करने की कैपेसिटी होती है वो अनलिमिटेड नहीं होती है। यानी अब देखो, मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने जो लोग आ रहे हैं, वो कुछ अपने काम धंधे छोड़ के आ रहे हैं ना, और वो ऐसी चीज के लिए आ रहे हैं जिसका आगे उनको फ्यूचर पता भी नहीं है क्या होगा, उससे एक्चुअली क्या मिलने वाला है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन फिर भी एजिटेट कर रहे हैं। तो अब ये एजिटेशन की, ये जो लोगों की क्षमता होती है, और फिर घूम फिर के तुमको रोजी रोटी भी कमानी होती है, तो वो फिर धीरे धीरे उसका पार्टिसिपेशन कम होना शुरू हो जाता है। सो मूवमेंट स्टार्ट्स टू एब। एब मतलब उसका जो कर्व रहता है वो उल्टी तरफ घूमना शुरू होता है। अगर तुम उसका ग्राफ बनाओ तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, लोग जुड़ते जाते हैं, और फिर बहुत लोग जुड़ जाते हैं, लाखों लोग, करोड़ों इनफैक्ट इंडिया की केस में। लेकिन फिर एक स्टेज के बाद वो कर्व घूमना शुरू हो जाता है। हर चीज़ की एक लाइफ होती है, हर चीज़ की एक्सपायरी होती है, तो मूवमेंट्स की भी होती है। एंड गांधी जी ने इस चीज़ को बहुत पहले ही रियलाइज कर लिया था। तो गांधी हैड ऑलरेडी सीन दैट द मूवमेंट इज स्टार्टिंग टू एब, और in fact Gandhi was looking for a graceful way to withdraw the movement. He was looking for an opportunity to for a graceful withdrawal. देखो, मूवमेंट चलती रहे और उसका एंड रिजल्ट इसमें हो कि वो फेल हो गई, ये तो एक बेकार रिजल्ट हुआ ना। मूवमेंट फेल नहीं होनी चाहिए, मूवमेंट तुमको विड्रॉ कर लेनी चाहिए। ओके, इट इज जस्ट लाइक, सपोज कोई फेमस क्रिकेटर है या कोई फेमस स्पोर्ट्स स्टार है, वो अपने पीक पे जब रिटायरमेंट लेता है तो उसकी ग्लोरी ज़्यादा ये रहती है। ये नहीं कि वो उसका परफॉर्मेंस कम होता जा रहा है, धीरे धीरे ये होता जा रहा है, फाइनली इंडियन क्रिकेट टीम ही उस प्लेयर को निकाल दे कि अभी नहीं भाई, तुम अभी नहीं चाहिए, तो दूसरा। तो वैसा नहीं होना चाहिए। व्हेन यू आर एट योर पीक ऑफ योर परफॉर्मेंस, तब तुमको रिटायरमेंट लेना चाहिए। सो इट इज सिमिलर केस इन द मूवमेंट्स ऑल्सो, क्योंकि मूवमेंट कभी ना कभी तो वीक होने ही वाली है, ये गांधी जी को पता था। ये उनके 20 साल का जो साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस था उससे उनको पता था, तो उन्होंने उस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मूवमेंट तो विड्रॉ कर ली, इससे खैर सारे लीडर्स नाराज थे, इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, वॉज अ यंग लीडर इन दोज डेज।
जवाहरलाल नेहरू, हिज फादर मोतीलाल नेहरू, देन CR दास, और उस समय के जितने भी टॉप लीडर्स थे कांग्रेस के, वो सब गांधी जी के इस एक्ट से नाराज थे और सुभाष चंद्र बोस ऑल्सो। एंड ये जो रेवोल्यूशनरीज उसमें उन्होंने जिन्होंने इसको सोचा था कि लेट्स गिव इट अ चांस, द फैक्शन विच वाज, जिसमें ये सारे लोग आते थे, अब दूसरे लोग आ गए थे, जैसे खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, और वो सान्याल वगैरह जो पहले थे, ये नहीं थे, अभी दूसरे रेवोल्यूशनरी पंजाब और यहाँ से बंगाल एरिया से आते थे ज़्यादा। तो उसमें भगत सिंह थे, यूपी बंगाल, चंद्रशेखर आज़ाद वॉज देयर, देन बटुकेश्वर दत्त, तुम्हारा सुखदेव, ओके, विपिन चंद्र बोहरा। तो ऐसे जो सारे लोग थे, भगत सिंह, सो ये लोग जो थे, इन लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, और उसके उसमें वो जोश में थे, लेकिन जैसे ही विड्रॉ किया ये लोग भी नाराज हो गए। तो इन्होंने सोचा कि अभी ये गांधी वगैरह के चक्कर में पड़ने की कोई पॉइंट नहीं है। नाउ वी मस्ट प्लान आवर ओन मूवमेंट, एंड विच वुड बी बेसिकली टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो रेवोल्यूशन फिर कैसे लाई जाए? तो अब रेवोल्यूशन लाने के लिए उनके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। कि अब रेवोल्यूशन, उनका ये कहना था कि हमको गांव गांव में लोगों को मोबिलाइज करना है आर्म्ड रेवोल्यूशन लाने के लिए, गांधीयन नॉन वायलेंट टेक्निक के चक्कर में नहीं पड़ना, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ओके तो आर्म्ड रिबेलियन लाने के लिए लेकिन तुमको उतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल बेस भी तो चाहिए ना। ऑर्गेनाइजेशनल बेस ही नहीं, तुमको फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी चाहिए, उतने लोग चाहिए, उस आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग चाहिए तुम्हारे साथ। तो वैसे कितने लोग मिलेंगे? सो उनके पास ज़्यादा चॉइस नहीं था, तो उन लोगों ने कुछ इंडिविजुअल एक्ट्स किए। अब उसमें से एक था कि एक लाला लाजपत राय के एक एजिटेशन में जो उन पे लाठी चार्ज हुआ था, उसमें लाला लाजपत राय की डेथ हुई। नाउ ही वाज क्वाइट पॉपुलर एंड रिवियर्ड लीडर इन पंजाब। तो उसका बदला लेने के लिए उस पुलिस ऑफिसर की हत्या की। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, उन्होंने ऐसी कुछ लूटपाट, काकोरी, आम वो ट्रेन में ट्रेन को रॉब किया, गवर्नमेंट खजाने को, फिर और अनपॉपुलर ऑफिशियल्स के असैसिनेशन वगैरह, ऐसे ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटीज, उन्होंने वही काम शुरू किया जो पहले के लोग करते थे। लेकिन इसमें इनका एक डिफरेंस ये था कि इनको ये मालूम था कि इससे कुछ नहीं होता, मतलब इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ऐसे असैसिनेशंस और इससे। तो दे डिसाइडेड दैट टू गेट देमसेल्व्स अरेस्टेड। तो भगत सिंह ने सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में एक बॉम्ब फोड़ा, फेंका था, जो हार्मलेस बॉम्ब था, जिसका काम बेसिकली शोर करना था, यानी ऐसी समझ लो दिवाली का पटाखा जैसा। और उन्होंने अपना ही कोर्टेड अरेस्ट, ही एंड हिज फ्रेंड। तो उन्होंने अपना जो अरेस्ट करवाया, उसके पीछे एक रीज़न था। उसके रीज़न ये था, दे वर ऑलरेडी ऑन द वांटेड लिस्ट। और रीज़न उसके पीछे ये था कि अभी जब कोर्ट्स में हमारी ट्रायल चलेगी, तो वहाँ से हम अपना मैसेज पूरे हिंदुस्तान में ये स्प्रेड करेंगे। तो कोर्ट की ट्रायल्स के थ्रू वहाँ पे मीडिया वगैरह आएगी वहाँ पर, और पार्लियामेंट जैसी जगह पे, यानी तब उसको पार्लियामेंट नहीं बोलते थे, तब लेजिस्लेटिव हॉल था वो। पार्लियामेंट तो इंडिपेंडेंस के बाद उसको वो उस बिल्डिंग को बोलते हैं ना, उससे पहले वो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वहाँ पर बॉम्ब फोड़ने की वजह से क्या होगा, वो एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है गवर्नमेंट की अथॉरिटी का। सो वो अपने आप ही न्यूज़ में आ जाएगा पूरे इंडिया में। एंड व्हेन यू गेट अरेस्टेड इन अ कॉन्स्पिरेसी लाइक दिस, तो उसकी जो ट्रायल होगी वो उसका वाइड रिपोर्टिंग होगा पूरे इंडिया में। और उनका प्लान ही ये था कि उस ट्रायल के थ्रू अपना मैसेज, अपना रेवोल्यूशनरी मैसेज, या अपने पेट्रियटिज्म या जो भी ये देशभक्ति, वो दिखाएंगे। और वो उन्होंने किया, और जिसकी वजह से इनफैक्ट वो उनकी ट्रायल्स इतनी पॉपुलर हो गई थी कि इनफैक्ट इट इवन ओवरशैडोड the towering personality of Gandhi in those days. And in fact, Bhagat Singh had become a household name in India. हर घर में, हर पूरे हिंदुस्तान में, गली कूचे में और भगत सिंह के बारे में बातें होती थी। सो इनफैक्ट गांधी की पर्सनालिटी को ओवरशैडो कर लिया था, इतनी ज़्यादा टॉल पर ये हो गई थी। बट पॉइंट इज, वो कोर्ट में ट्रायल चल रही थी और ये था, तो उनका इवेंचुअल फेट तो डेथ ही था। मतलब क्योंकि उनके ऊपर सीरियस चार्जेस थे, सीरियस चार्जेस, और एक्चुअली वो उसमें इन्वॉल्व भी थे, जैसे पार्लियामेंट में बॉम्ब फोड़ना, तुम्हारी गवर्नमेंट ट्रेजरी को लूटना, और
ऑफिशियल्स पे गोली चलाना, ये तो मतलब बहुत सीरियस चार्जेस हो गए ना, तो इसके लिए तो सीधा डेथ पेनल्टी से कम तो तुमको कुछ मिलने वाला, ये इनको मालूम भी था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स किए और वो मैसेज ये किया। इवेंचुअली दे वर हैंग्ड इन 1931। ओके, सो दिस वाज अबाउट द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज दैट टुक प्लेस। फिर एक 1919 टू 1937 का जो नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा, इट इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज देखो, जैसे ब्रिटिश ने ये डिसाइड किया था कि हर 10 साल बाद इंडिया में रिफॉर्म्स लाएंगे, तो 1909 में एक रिफॉर्म्स आए जिनको बोलते थे मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। फिर ऐसे 1919 में एक एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, which was called the Montfort Reform, Montaigu Chelmsford Reforms। ओके, और फिर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो आया उसको उसमें से हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने कई सारी चीज़ें बोरो की है, स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जितने प्रोविजंस है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिए। अच्छा, फिर 1919 टू ये वाला जो पीरियड था, इसमें अब इसके रिव्यू के लिए एक साइमन कमीशन ब्रिटेन ने भेजा था इंडिया में 1928 में। इंडियंस ने उसके अगेंस्ट काफ़ी एजिटेशन किया। उसका मेन रीज़न ये था कि उसका मेन रीज़न ये था कि उसमें कोई भी इंडियन इन्वॉल्व नहीं था। सो इट वॉज एन ऑल वाइट कमीशन, और वो बेसिकली कमीशन इंडिया में आया था टू सी द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, वो कैसे चल रहा है, तो उसको देखने के लिए, ताकि नेक्स्ट सेट ऑफ रिफॉर्म्स जब लाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, तो उसमें वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करेंगे या कुछ मॉडिफाई करेंगे चीज़ें। तो उसके लिए वो आया था। उसका फिर कांग्रेस पार्टी, उसने इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया। अच्छा, इसके इन द मीन टाइम 1919 में जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे, इसके हिसाब से उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनाने का डिसाइड किया था। आई मीन प्रोविंसेस है ना, जो आज के स्टेट्स है उसको पहले प्रोविंस बोलते थे, और ऑफ कोर्स वो ब्रिटिश टाइम पे ये जो स्टेट्स आज दिखते हैं ऐसे नहीं थे। जैसे उस समय बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था, जो जिसमें बहुत बड़ा एरिया हो, जिसमें राजस्थान, सिंध और गुजरात ये सब भी आता था। एंटायर वेस्टर्न महाराष्ट्र और इवन कर्नाटक का पार्ट, इतना बड़ा था बॉम्बे प्रोविंस। फिर इधर सेंट्रल प्रोविंस था नागपुर एरिया में, जो उसमें एमपी का कुछ पार्ट था, विदर्भ था। ओके, बंगाल प्रोविंस वाज देयर, उड़ीसा, यूपी, ये सारे ऐसे अलग अलग प्रोविंस। यूपी नहीं बोलते थे उसको, उसको यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे। तो ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल लेवल पे उन्होंने इंडियंस को गवर्नमेंट बनाने की प्रोविजन रखी थी 1919 के रिफॉर्म्स में। लेकिन ऑफ कोर्स उसमें जो मेजर सब्जेक्ट्स रहेंगे वो ब्रिटिश कंट्रोल रहेंगे, वो एक था। तो वो एक अगेन एरिया ऑफ एजुटेशन था। इंडियन नेशनल कांग्रेस को वो पसंद नहीं था। दे वांटेड मेनी मोर पावर्स, लेकिन उनको वो नहीं मिली। ओके, तो उस चक्कर में फिर ये उन्होंने जो इसमें था लेजिस्लेचर में, प्रोविंशियल और सेंट्रल लेवल के लेजिस्लेचर्स में जो उन्होंने क्रिएट किए इस एक्ट के थ्रू, उसमें उसके लिए होने थे इलेक्शंस। तो गांधी जी का तो शुरू से ही कहना था कि कांग्रेस ने इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। उसका सिंपल रीजन ये है कि वंस यू पार्टिसिपेट इन दीज इलेक्शंस, then you become a part of, you become a limb of the government, then how can you agitate against the government who is actually paying you salary? समझ रहे हो? तो तुम्हारा एजिटेशन और वो कांग्रेस पार्टी का बेसिक कैरेक्टर ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा अगर तुम ऐसा करोगे तो। लेकिन अब एट द सेम टाइम कांग्रेस के ही कई सीनियर लीडर्स को इसमें रहना था। अब गांधी वॉज आफ्टर विड्रॉइंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी वॉज अरेस्टेड ऑल्सो। तो अब एक अगेन मूवमेंट में एक वैक्यूम आ गया था कि अब करेंगे क्या, मूवमेंट तो विड्रॉ हो गई है, लेकिन इन द मीन टाइम क्या करेंगे, गांधी जी भी ये नहीं है, तो बाकी कांग्रेस के कई सारे, मोतीलाल नेहरू भी उसमें थे, जवाहरलाल नेहरू फादर, कि आप अभी इस जो पीरियड चल रहा है स्लैक पीरियड, इसमें हमने लेजिस्लेचर्स को ज्वाइन करना चाहिए और वहाँ पर हमने गवर्नमेंट को एक्सपोज करना चाहिए, गवर्नमेंट के हर डिसीजन का वहाँ पे विरोध करना है, गवर्नमेंट के पास इंट्रोड्यूस किए हुए सब बिल्स को वहाँ पर रोकना है। तो ये एक नए टाइप का स्ट्रगल होगा। गांधी जी उसके ऑफकोर्स अगेंस्ट थे। तो इन्होंने ये डिसाइड किया फाइनली कि हम कांग्रेस को में से स्प्लिट नहीं होंगे ना। अगेन एक और चीज उनको ध्यान में रखनी थी कि कांग्रेस को स्प्लिट भी नहीं होने देना।
तो इन लोगों ने, मोतीलाल नेहरू, CR दास और कुछ और लोगों ने, जिनको लेजिस्लेचर ज्वाइन करने से, उन्होंने एक अपनी नई पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा स्वराज पार्टी, ठीक है। और बेसिकली वो कांग्रेस के ही फ्रेमवर्क में रहने वाले थे। और गांधी जी ने भी, गांधी जी को फिर बाद में हेल्थ ग्राउंड पे जेल से रिलीज भी किया था। सो गांधी जी ने भी इसका बहुत ज़्यादा विरोध नहीं किया, जबकि वो उस आइडिया के अगेंस्ट थे। उसका रीज़न ये था कि उनको ओपनली कांग्रेस में डिफरेंसेस नहीं क्रिएट करने थे। ओके, सो कुछ लोगों ने उसमें लेजिस्लेचर्स को ज्वाइन किया, वहाँ पर उन्होंने अपना बहुत दिलो जान से काम किया। वहाँ पर गवर्नमेंट के सारे डिसीजंस को, सारे बिल्स का विरोध किया। ऑफकोर्स उसकी फिर मीडिया रिपोर्टिंग होती है, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ता था। लेकिन फाइनली तो वो गवर्नमेंट का लिंब ही बन गया था ना। गांधी जी का वही कहना था कि तुमको फिर वहाँ उससे एसोसिएटेड पर्क्स मिलेंगे, प्रिविलेजेस, यानी यू विल गेट अ गुड सैलरी, गुड हाउस, फिर गवर्नमेंट व्हीकल से लेके नौकर चाकर। फिर अब तुम एक बार जो इन सब के इसको जिसको लत लग गई, वो दोबारा सड़कों पे तो नहीं उतरने वाला मूवमेंट करने के लिए। और वही एक्चुअली होता भी था। बट स्टिल कुछ लोगों ने उसमें ज्वाइन किया, बाद में वो टर्म किया, उन्होंने बाद में रिजाइन भी किया। और 1920s के पीरियड में फिर ये जब साइमन कमीशन इंडिया आया था, तो मोतीलाल नेहरू, वहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ब्रिटेन में, लॉर्ड बिर्किनहेड, उसने एक चैलेंज दिया था कि इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियंस एजिटेट क्यों कर रहे थे कि वो साइमन कमीशन में ऐसा कैसे कि तुमने एक भी इंडियन को एलिजिबल नहीं समझा उसमें इंक्लूड करने के लिए, कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म जो इंडिया में आने वाले हैं उसके लिए कोई भी इंडियन का सजेशन तुमको ज़रूरी नहीं लगता। तो ब्रिटिश का कहना यह था कि वो क्यों ज़रूरी नहीं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि इंडियंस में कोई कंसेंसस नहीं है। इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटीज़ है, बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट है, और बहुत सारे अलग अलग, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। तो तुम सब साथ मिलके बैठ के कब अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, वो तो तुमको हमको ही बना के देनी पड़ेगी, ये ब्रिटिश का कहना था। तो ही बेसिकली थ्रू अ चैलेंज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, दैट इज लॉर्ड बिर्किनहेड, कि तुम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अगर तुमको चाहिए इसमें, तो तुम अपनी बना के दिखाओ। तो उसके लिए फिर कांग्रेस ने सारी पार्टीज से के साथ कांटेक्ट करके उन्होंने एक जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जैसी बनाई, और उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, जिसमें मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा से लेके सारे डिप्रेस क्लासेस के लीडर्स और इसे सब मिला के मुस्लिम लीग भी उसमें आ गई। तो उन लोगों ने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, जो पॉपुलरली विच इज नोन एज द नेहरू रिपोर्ट। नाउ दिस नेहरू रिपोर्ट इज नॉट इन द नेम ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इट इज इन द नेम ऑफ मोतीलाल नेहरू। ओके, तो मोतीलाल नेहरू बेसिकली वाज द चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फिर उसमें अल्टीमेटली डिफरेंसेस आए और उन्होंने उसको विड्रॉ करना ही पड़ा। अच्छा, फिर आती है बात 1930 साइमन कमीशन के जाने के बाद। अब 10 साल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लॉन्च 1920 में हुआ था, और अब यहाँ 1930 होने को आ गया था। तो 10 साल भी बीत चुके थे एक मूवमेंट लॉन्च किए हुए, और उतना एटमॉस्फेयर अकॉर्डिंग टू गांधी वाज इन द एयर, on the table, that you can start another movement. So Gandhi decided to launch another mass-based movement throughout the country, and that was the civil disobedience movement. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब ये हो गया कि नाउ यू विल स्टार्ट डिसोबेइंग द सिविल लॉज, नॉट द क्रिमिनल लॉज। देखो, इसका क्रिमिनल डिसोबीडियंस का नहीं है मूवमेंट का नाम, नाम क्या है, सिविल डिसोबीडियंस। यानी कि तुम सिविल लॉज को भी डिसोबे करोगे। सिविल लॉज में फिर क्या क्या आ गए, सब आ गए, जैसे टैक्सेशन से रिलेटेड लॉज आ गए। ओके, तो तुम टैक्स पे पर करना बंद करोगे। सो अब इस मूवमेंट की शुरुआत गांधी जी ने की उस फेमस दांडी मार्च से, जो साबरमती आश्रम से शुरू की। अहमदाबाद के पास साबरमती जगह है, साबरमती रिवर पे है वो, और वहाँ से दांडी तक। दांडी इज अ कोस्टल प्लेस, विलेज इन गुजरात। वहाँ तक का एक मार्च था, अराउंड 260 किलोमीटर्स का मार्च, which was supposed to be covered in 15 days. So Gandhi actually walked that much uh, length, and that was at the age of 60. By 1930, he was already a 60-year-old man. Okay, तो तुम जज्बा और फिजिकल स्ट्रेंथ और ये भी देखो कि वो कितना ज़्यादा होगा कि तुम इतना वॉक उस उम्र में भी कर सकते हो, और वो दिन भर चलना और फिर रात को रेस्ट करना किसी गांव में, फिर चलना, फिर इस टाइप से।
सो ये 15 दिन में ये कंप्लीट करना था और वो किया, एंड देन वहाँ पर एक सिंबॉलिक जेस्चर की तरह गांधी जी ने वो नमक उठा के उसको छोड़ा। बेसिकली फ्रॉम नाउ ऑन वी विल बी disobeying the civil laws in the country. So with this the movement started all over the country. पूरे कंट्री के जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे उन लोगों ने अपने अपने एरियाज में ये मूवमेंट शुरू की। तो ये भी अपनी जगह चलती रही। अब ये मूवमेंट भी अच्छी तूल पकड़ रही थी। तो नाउ अगेन द गवर्नमेंट वाज इन अ टीजी व्हाट टू डू, डैम्ड इफ यू डू एंड डैम्ड इफ यू डोंट वाले सिचुएशन में थी, दैट व्हाट टू डू इन सच अ सिचुएशन। सो गवर्नमेंट called for a round table conference, announced a round table conference. Round table conference का मतलब ये होता है इन लंदन कि वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट रहेगी एंड इंडियंस, ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियंस जो रहेंगे उनके बीच में एक चर्चा होगी और इंडियन डिमांड्स क्या क्या है और ब्रिटिश क्या क्या दे सकती है उसके ऊपर डिस्कशन होगा। तो इसके लिए उन्होंने हर सेक्शन के लोगों को उसमें बुलाया। तो एवरीवन पार्टिसिपेटेड, लाइक मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, डिप्रेस्ड क्लासेस के लीडर, इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय अंबेडकर, देन वर्किंग क्लास मूवमेंट के लोग थे, जमींदार एसोसिएशन के लोग थे, मर्चेंट कम्युनिटी के लोग थे, इंडस्ट्रियल लॉबी के लोग, सिख कम्युनिटी के लीडर्स से लेके, तो हर कम्युनिटी के अपने अपने लीडर्स जो थे रिप्रेजेंटेटिव्स उस कॉन्फ्रेंस में थे। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930 में, तो जिसको कांग्रेस ने डिसाइड किया था बॉयकॉट करेंगे। ओके, कांग्रेस डिसाइडेड टू बॉयकॉट द मूवमेंट एंड इट बॉयकॉटेड इट। तो वहां पर जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ऑल द अदर रिप्रेजेंटेटिव्स, तो वहां पर सभी ने एक चीज को रियलाइज किया, ब्रिटिश ने भी और इंडियन लीडर्स ने भी बाकी के, कि ब्रिटिश के साथ कोई भी टॉक बिना कांग्रेस के मीनिंगलेस है। देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग टू द ब्रिटिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस रिप्रेजेंटेड द चंक ऑफ द पॉपुलेशन इन द कंट्री। तो इसीलिए फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें कांग्रेस, जो कांग्रेस ने अटेंड की एंड कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने उसको अटेंड की। सो उसके लिए कई सारे, उससे पहले गांधी गांधी इरविन टॉक्स हुए, यानी इरविन वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। और उसमें कुछ कंसेशंस मतलब गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए, कुछ गांधी जी ने कुछ डिमांड्स छोड़ी, कुछ गवर्नमेंट्स ने डिमांड्स नहीं मानने का ये किया। उसमें से एक डिमांड थी टू कम्यूट भगत सिंह सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये एक डिमांड गवर्नमेंट ने नहीं मानी। और दूसरा, जो पुलिस एट्रोसिटीज पे इंक्वायरीज होंगी जो मूवमेंट के टाइम पे, वो गवर्नमेंट ने नहीं मानी। सो बाकी की गांधी की सारी डिमांड्स गवर्नमेंट ने मान ली। और एक उसमें से गवर्नमेंट की एक मेजर डिमांड ये थी कि कांग्रेस शुड पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, विच कांग्रेस डिड अंडर गांधीज लीडरशिप। तो उसके बाद फिर ऑफ कोर्स उस मूवमेंट, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से कुछ मिलना नहीं था, तो गांधी जी को भी पता था। इन द मीन टाइम 1930 में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन कांग्रेस ने अपने लाहौर सेशन में ऑलरेडी पास कर लिया था। सो कांग्रेस की हेंसफोर्थ जो भी ब्रिटिश से डिमांड थी वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की थी 1930 ऑनवर्ड्स। तो नहीं थी, तो अब वो ब्रिटिश वहां पर जाने से तुमको इंडिपेंडेंस तो देने वाले थे नहीं। तो गांधी न्यू इट, तो गांधी न्यू दैट ही विल बी अल्टीमेटली रिटर्निंग एम्प्टी हैंडेड, एंड which actually happened. But nevertheless कांग्रेस अटेंडेड दैट कॉन्फ्रेंस। और उसके बाद उसमें एक, जैसे उस कॉन्फ्रेंस में एक इम्पॉर्टेंट डिमांड डिप्रेस क्लासेस की तरफ से लेड बाय अंबेडकर थी, दैट इवन द डिप्रेस क्लासेस, दैट इज द शेड्यूल कास्ट, जो आज के डेट में जो शेड्यूल कास्ट होते हैं उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान ली, वो बात ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान ली, एंड दे ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट टू डिप्रेस क्लासेस ऑल्सो। अब वो ऑलरेडी क्रिश्चियंस और सिख्स को मिल चुका था, तो इसीलिए इनको भी मिला। तो अब गांधी जी जब वापस इंडिया आए तो उनको अरेस्ट किया गया था, बिकॉज ही हैड स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेन। तो उनको अरेस्ट किया, तो गांधी वॉज इन जेल, येरावाड़ा जेल। तो वहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट गांधी जी ने, फॉर डिप्रेस क्लासेस गांधी जी ने एक फास्ट एंटिल डेथ रखा। अकॉर्डिंग टू गांधी, अगर अनटचेबल्स को भी हम सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे तो अनटचेबिलिटी इरेडिकेशन प्रोग्राम का क्या होगा, और फिर वो एक सेपरेट एंटिटी की तरह हो जाएंगे, और फिर वो परमानेंटली उनका अनटचेबल स्टेटस रहेगा, वो कभी इंडियन मेन स्ट्रीम सोसाइटी से असिमिलेट ही नहीं हो पाएंगे।
ओके, मुस्लिम्स को तुमने दिया वो ठीक है, क्योंकि मुस्लिम्स अलग है, हिंदू से अलग है, उनको तुमने दे दिया वो अलग बात होगी। लेकिन गांधी सेड दैट ये तो हिंदुइज्म का ही एक इंटीग्रल पार्ट है, एंड सो दैट इज व्हाई दे शुड बी इंक्लूडेड इन द mainstream society, and so we should not give them a separate electorate. और उसकी वजह से इनफैक्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा, और गांधी का एक ओवरऑल व्यू ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट हर कम्युनिटी को अगर देते गए तो फिर यूनाइटेड इंडिया कैसे बनेगा, एक यूनाइटेड फ्रंट कैसे बनेगा। ब्रिटिश इंटरेस्ट में तो ऑफ कोर्स वो था ही कि सब हर कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट देते रहे। तो अब इसके ऊपर लिए गांधी जी ने ये किया। अम्बेडकर ऑल्सो, Ambedkar was adamant on not withdrawing it. So now गांधी की हेल्थ फेल होनी चालू हुई। गांधी इट वाज जस्ट लाइक अ ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल। एंड गांधी तो बाकी सारे लीडर्स ने अम्बेडकर को कन्विंस किया कि आप ये सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को विड्रॉ कर लो। एंड इनफैक्ट गांधी ने उसके लिए दूसरा प्रपोजल भी रखा था कि हम विड्रॉ करके ऐसा नहीं कि हम इनको छोड़ देंगे, हम वी विल हैव अ रिजर्वेशन सिस्टम इन ऑल द लेजिस्लेचर्स बियॉन्ड देयर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा। तो नाउ गांधी की हेल्थ जब फेल हो रही थी तो अम्बेडकर वाज आल्सो, अम्बेडकर के लिए भी एक टेंशन की बात थी ऑफ कोर्स, क्योंकि गांधी डाइड, had Gandhi died because of this fast, then Ambedkar knew it very well that the Dalits all around the country would be brutally massacred. So eventually the an agreement was reached between Ambedkar and Gandhi, and it was endorsed as Pune Pact, because Gandhi was at that time at Pune jail. And this ये इसको मैकडोनल्ड अवार्ड बोलते हैं, मैकडोनल्ड अवार्ड, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिप्रेस क्लासेस को दिए गए थे। तो मैकडोनल्ड वाज, रैमसे मैकडोनल्ड वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। सो जो पूना पैक्ट हुआ गांधी और आम्बेडकर के बीच में, वो मैकडोनल्ड अवार्ड ने उसको अपना एक अमेंडमेंट मान लिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड इट। सो सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर अबैंडन्ड फॉर द दलित्स एंड रिजर्वेशंस वर इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेचर्स। अब वो what were Ambedkar's objections for reservation as compared to separate electorate, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस वाज अबाउट दिस चैप्टर सिविल डिसोबीडियंस। फिर 1939 तक ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। तब तक अपनी मूवमेंट अलग स्टेज पे पहुंच गई थी। नाउ तो सवाल ये था कि इंडियंस ने उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं। तो इसके लिए कांग्रेस को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए था। सो उसके लिए उन्होंने ऑगस्ट ऑफर दिया एक 1940 में, उसको ऑगस्ट ऑफर बोलते हैं। इट वाज सेंड बाय लॉर्ड लिनलिथगो टू द कांग्रेस दैट कांग्रेस शुड अलाउ इंडियन ट्रूप्स टू बी अ पार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एक्चुअली 1939 में सितंबर में World War started with the invasion of Poland. Germany invaded Poland, and then immediately on 1st September 1939 and on 3rd September 1939, Britain and France declared war on Germany. तो अब जब से एक बार ये वॉर शुरू हो गया तो इसमें फिर ऑब्वियसली ये सारी इंपीरियल पावर्स थी, तो ये इनका जिन कंट्रीज पे कंट्रोल है वो भी वॉर में ऑटोमेटिकली शामिल हो गए। तो इसमें फिर अब एक स्टेज तो ऐसी आ गई थी कि ब्रिटेन वाज फेसिंग सीवियर रिवर्सेस, and there was also a chance of India being invaded by Japan from Eastern Front. In fact, Winston Churchill was the then Prime Minister of Britain, had reported to the king that the entire Eastern India may fall to the Japanese. So इस तरह की हालत हो गई। उधर यूरोप पे, पूरे यूरोप पे जर्मनी का कब्जा हो चुका था ब्रिटेन को छोड़ के। सो अब ब्रिटेन की हालत खराब थी, एंड सो दे हैड टू ऑफर सम कंसेशंस। तो उन्होंने अगस्त ऑफर में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के कंसेशन ये दिया। देन क्रिप्स मिशन वाज सेंट टू इंडिया। ओके, देन 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के साथ ये ऑलमोस्ट तय हो गया था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलना है। वो इसलिए तय हो गया था बिकॉज सेकेंड ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर हारने वाला था, और अमेरिका ने ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर ज्वाइन करने के लिए कंडीशन रखी थी
that after the war Britain will have to liquidate its colonies. अब liquidate its colonies मतलब जहाँ जहाँ उनका राज है वहाँ पे उनको इंडिपेंडेंस देना होगा. अब अमेरिका को ब्रिटिश कॉलोनीज में इंडिपेंडेंस में क्या इंटरेस्ट है? लाइक व्हाई वुड अमेरिका बी इंटरेस्टेड इन इंडियाज इंडिपेंडेंस? वो इसलिए कि उसके बाद फिर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आएंगे, वो एक नए गवर्नमेंट के साथ नए टर्म्स पे नेगोशिएट करेंगे. सो ऐसा उनको पूरे वर्ल्ड में अपने बिजनेसेस को फैलाने के लिए और इसका वो प्लान था. सो दैट इज व्हाई दे वांटेड द लिक्विडेशन ऑफ कॉलोनीज एंड विच ब्रिटिश एक्सेप्टेड ऑफ कोर्स, बिकॉज नहीं करते, हैड अमेरिका नॉट जॉइन द वॉर ब्रिटेन वुड हैव फॉलन. और ब्रिटेन पे जर्मनी का कब्जा मतलब वो सिर्फ ब्रिटेन नहीं है, बिकॉज ब्रिटेन का आधी दुनिया पे रूल था. तो आधी दुनिया पे तो जर्मनी का रूल वैसे ही बाय डिफॉल्ट आ जाता अगर ब्रिटेन पे अमेरिका जर्मन कब्जा हो जाता. सो वैसे भी जर्मनी का मेजर वॉर ब्रिटेन के साथ ही था. ओके. सो अब ये जो है 1945 में वॉर खत्म हुआ और उसके बाद इंडिपेंडेंस मिलना तय था. तो उसके लिए फिर कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया भेजा गया. So cabinet mission plan basically was came to India to, it was a high powered committee, cabinet mission बोलते हैं उसको. तो उसमें 3 कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स थे और उन्होंने एक नेशनल गवर्नमेंट इंडिया में फॉर्म कैसे होगी उसका एक प्लान बना के दिया था. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कैबिनेट मिशन प्लान. एंड कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार इंडिया में एक ओवरऑल जॉइंट कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलना था. बिकॉज ऑफ बाय 1940 इंडियन मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग थी, 1940 के उनके कराची सेशन में उन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास कर लिया था. तो उसके हिसाब से उनको पाकिस्तान चाहिए था एट एनी कॉस्ट. एंड दे वर एजिटेटिंग. उसके बाद के जितने भी साल थे उनका एक ही 1 पॉइंट एजेंडा था मुस्लिम लीग का, लेड बाय जिन्ना, दैट देयर शुड बी अ सेपरेट मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस. ठीक है. तो वो एक सेपरेट कंट्री बनना चाहिए. और वो एजिटेशन बहुत हद तक हो गया था. उसके चक्कर में बहुत सारे दंगे भी हुए, बहुत कत्लेआम हुआ पंजाब और बंगाल एरिया में, कलकत्ता और पंजाब के कई सिटीज़ में. तो मतलब वो हॉलोकॉस्ट की सिचुएशन इस तरह से हद तक पहुंच गई थी कि फाइनली जो लास्ट गवर्नर जनरल इंडिया में आया था, दैट इज लॉर्ड माउंटबेटन, ही हैड टू कंसीड टू द डिमांड ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. Because cabinet he declared, when he saw the entire situation and उसने जो उसका जायजा लिया, उसने एक बात ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से रिपोर्ट कर दी कि कैबिनेट मिशन प्लान जो था वो अभी एक डेड हॉर्स है, अभी यहाँ पर हमको इंडिया का बंटवारा करके ही जाना होगा. और उसने फिर एक प्लान बनाया जिसके थ्रू ब्रिटिश विड्रॉल कब करेंगे. इनफैक्ट उनका पहले प्लान था जून 1948 में इंडिया को इंडिपेंडेंस देना, और लेकिन उन्होंने एक साल पहले दे दिया, ऑलमोस्ट 15 अगस्त 1947 को ही दे दिया. बिकॉज दे वांटेड टू लीव इंडिया. पहले उनको इंडिया में रहना था, अब उनको इंडिया में से जल्दी बाहर निकलना था. उसका रीज़न ये था कि दे वांटेड टू विड्रॉ फ्रॉम इंडिया इन अ ग्रेसफुल मैनर एंड इन सच अ मैनर दैट इन फ्यूचर no one should question the British diplomacy. And they also wanted to maintain healthy ties with both the countries, that is India and Pakistan, after independence. क्योंकि कई सारे बिजनेस और इंटरेस्ट तो वो सारे लिंक्ड ही रहते हैं. मतलब कई सारी ब्रिटिश कंपनी जो उस समय थी वो आज की भी डेट में है ना. ये सारी जो कोलगेट पॉमोलिव, ये ब्रिटिश कंपनी है तुम्हारी, मतलब जिसके कोलगेट अब एक ब्रिटिश कंपनी है. देन ब्रुक बॉन्ड चाय, लिप्टन टी, और ये ऐसे और कई सारी ऐसी तमाम छोटी मोटी बड़ी, गॉडफ्रे फिलिप्स, और ये सब ब्रिटिश कंपनीज ही है जो अभी भी इंडिया में उस समय भी थी. तो उनके सही कई सारे बिजनेस इंटरेस्ट इंडिया से लिंक थे. सो दे वांटेड टू कीप देम इंटैक्ट एंड दैट इज व्हाई उन्होंने जल्दी विड्रॉ करने का डिसीजन किया. बट इंडिया वाज पार्टीशन. ठीक है. फिर ये जो लास्ट चैप्टर था, इट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिबरेशन ऑफ गोवा. तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली ब्रिटेन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी. कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए वो कैबिनेट मिशन का ही प्लान था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी. तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इनिशियली दोनों के मेंबर्स थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के. लेकिन बाद में जब पार्टीशन का फाइनल हुआ तो मुस्लिम लीग के मेंबर्स ऑब्वियसली उसमें से माइनस हो गए. सो जैसे ही 47 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम ऑफिशियली शुरू हो गया. वो पहले भी थोड़ा बहुत चल रहा था लेकिन उसमें काम नहीं हो पा रहा था, बिकॉज मुस्लिम लीग, क्योंकि यही क्लियर नहीं था ना कि इंडिया रहेगा या बंटवारा होगा. व्हेन इट वाज मेड क्लियर इन जून
1947 दैट इंडिया विल बी पार्टीशन, तो फिर अब 47 के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम शुरू करना था, तो वो किया। वो 1914 26 नवंबर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूशन अपनी बन के रेडी थी, और उसको फिर एक ऑस्पिशियस डे चुनना था कि तो उसको हम लागू कब से करेंगे। तो ऑब्वियसली वो ऑस्पिशियस डे जो रहेगा वो कोई भी रिलीजियस डे नहीं रहेगा। जैसे आज महाशिवरात्रि है, तो वो ना महाशिवरात्रि का दिन रहेगा, ना रामनवमी का रहेगा, ना ईद का रहेगा, ना क्रिसमस। तो वो कोई रिलीजियस नहीं रहेगा वो डे। हम वो डे भी सेक्युलर रखेंगे, वो सोच के किया था। एंड सो 26 जनवरी 1950 वाज चोजन, बिकॉज ऑन 26 जनवरी 1930 an Independence Day pledge was read throughout the country after the Purna Swaraj resolution was passed in December 1929. तो ये जो ये था, उन्होंने 26 जनवरी 1950 का वो डेट रखी, और उससे उस दिन से अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुई। फिर ये पौंडीचेरी 54 में फ्रेंच वो सेटलमेंट थी, वो वहाँ से चले गए छोड़ के, और 64 में गोवा इंडिया के पोजीशन में आया। टिल दैट टाइम इट वाज अंडर पोर्चुगीज रूल। तो लिबरेशन ऑफ गोवा एंड पौंडीचेरी, ये इसके साथ ये लिबरेट हुए, और जैसे लिबरेट हुए इंडिया में इनकॉर्पोरेट कर लिए गए। So now they are integral parts of India. Pondicherry is still a union territory. Earlier Goa was also a union territory, but now it is a full-fledged state. Pondicherry is still a union territory, और उसमें अभी इलेक्शन भी है अगले महीने। Okay. So with this we complete the introduction part, and from tomorrow we'll be starting with the first chapter. Okay.